हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, डी ट्रिपल एस बी पी आर टी 2024 के लिए आपका ये CDP का कंप्लीट बैच मैं आपको करा रही हूं, जिसमें NIOS DLED और इग्नू BEd की जो आपकी ऑथेंटिक बुक्स हैं उन्हीं से आपका ये मटेरियल तैयार किया जा रहा है, ताकि कोई भी चीज़ आप जो भी पढ़ो वो आपके एग्जाम में रिलेवेंट हो, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपने प्रीवियस पेपर को जाहिर सी बात है अगर देखा होगा तो आपको इनकी वैल्यू समझ में आ गई होगी इन बुक्स की। सो गाइज, आज ये आपकी CDP के इस बैच की क्लास नंबर 25 है। इससे पहले 24 क्लासेस हो चुकी है, नहीं देखी है तो ज़रूर देखना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सारी चीज़ें कवर कराती हुई चल रही हूँ। हम बात करते हैं आज हम क्या करेंगे। कल हमने 2 मेथड्स जाने थे कि बच्चे किन किन मेथड से सीखते हैं, ये चीज़ हम कवर कर रहे हैं। 2 हमने कल की क्लास में कवर किए थे क्योंकि वे बड़े थे, ट्रायल एंड एरर मेथड, और दूसरा हमने किया था ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, इन दोनों में मैंने आपको इनकी जो थ्योरीज थी वो भी कंप्लीट कराई, जिस वजह से कल 2 ही मेथड हो पाए। लेकिन आज बचे हुए हम चारों मेथड एक ही क्लास में कवर कर लेंगे, जिनमें लर्निंग बाय डूइंग, डिस्कवरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग, इन चारों मेथड्स को आज की क्लास में हम धो डालेंगे बहुत ही मजेदार तरीके से। चलो फिर शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो एक बार जल्दी से क्लास शुरू होने से पहले अपने सभी दोस्तों को बुला लो, शेयर कर दो वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट मेथड जिसके बारे में हम जानेंगे वो है पार्टिसिपेशन, या फिर कह लो लर्निंग बाय डूइंग मेथड। लर्निंग बाय डूइंग मेथड से आप क्या समझते हैं कि यानी बच्चे को करके सीखना, स्वयं करके सीखना, है ना। और आप जानते भी हैं कि आज के समय में जो हम लर्निंग अप्रोचेस फॉलो करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा हम जोर देते हैं कि बच्चा खुद से करे, क्योंकि तब बच्चा ज़्यादा अच्छा तरीके से सीख पाता है अगर वो खुद से इन्वॉल्व रहता है किसी भी टास्क में। ठीक है, तो चलो अब इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। बात कर रहे हैं हम लर्निंग बाय डूइंग की। लर्निंग बाय डूइंग और थ्रू पार्टिसिपेशन इज कंसिडर्ड इफेक्टिव फॉर मीनिंगफुल लर्निंग, कि अगर हमें जो है मीनिंगफुल लर्निंग करनी है, सीखना सार्थक अधिगम अपना को प्रभावी तरीके से जो है करवाना है बच्चों को, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, बच्चों की भागीदारी का होना, यानी बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो, खुद से करे, पार्टिसिपेट करके सीखे, अगर हम मीनिंगफुल लर्निंग कराना चाहते हैं। It combines thinking and reasoning with practical actions to solve real life problems। इसमें क्या है, इसमें वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए सोच विचार तर्क को व्यवहारिक कार्यों के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लर्निंग बाय डूइंग या पार्टिसिपेशन के क्या बेनिफिट्स है ना। बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप पार्टिसिपेशन, कि अगर ग्रुप पार्टिसिपेशन कराते हैं हम बच्चों को, ग्रुप में कार्य कराते हैं या ग्रुप एक्टिविटी कोई कराते हैं, तो उसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। यहां से क्वेश्चन बना है तो चलो देख लेते हैं। एक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग इज ए कॉन्टेक्सचुअल सिचुएशन, यानी जो है सक्रिय और सार्थक अधिगम। अगर हम ग्रुप पार्टिसिपेशन कराते हैं तो जाहिर सी बात है वो मीनिंगफुल लर्निंग और एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करता है। शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस अमंग स्टूडेंट्स, आपस में बच्चे एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अपने अनुभवों को साझा करते हैं अगर ग्रुप में पार्टिसिपेट करेंगे। देन इनोवेटिव एंड अल्टरनेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, नए नए विचार सबके निकल के आएंगे, क्योंकि इतने सारे बच्चे ग्रुप में होंगे तो सब अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे और कुछ ना कुछ नवीन देखने को हमें मिलेगा। Development of social qualities like helping, sharing and accepting responsibility, तो जाहिर सी बात है बच्चे ग्रुप में पार्टिसिपेट करेंगे तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, शेयरिंग करना सीखेंगे, एक्सेप्ट सामाजिक गुणों का विकास होगा उनके, है ना, जिम्मेदारी को समझेंगे अपनी। तो इन सभी गुणों का, सोशल स्किल्स का भी डेवलपमेंट होता है अगर बच्चा ग्रुप में काम करता है।
सोशल स्किल्स डेवलप होने के साथ साथ बच्चे की पर्सनल क्वालिटीज भी इंप्रूव होती है अगर वो ग्रुप में काम करता है, वो भी इन्हांस होती है, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम एंड करेज टू आस्क क्वेश्चंस, है ना। ये सारी पर्सनल क्वालिटीज भी इंप्रूव होती है। तो ये सभी हमने देखे बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप पार्टिसिपेशन, समूह में भागीदारी करने के क्या क्या लाभ है। अब हम देखेंगे कि टीचर का क्या रोल है अगर वो बच्चे का पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहता है, भागीदारी बढ़ाना चाहता है ना, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। The goal is to create an environment where all students have the opportunity to learn and explore issues from various viewpoints। यहाँ का है टीचर का रोल क्या है, अगर वो पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कराना चाहता है बच्चों को, तो सबसे पहला मोटिव तो यही है कि उनको एक बेहतर लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे जहाँ बच्चे खुल करके, है ना, उन बच्चे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिले और वो खुल करके वहाँ एक्सप्लोर कर सके और चीज़ों को सीख सके। देन रिकॉग्नाइज डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, के टीचर को क्या करना है, बच्चों को रिकॉग्नाइज करना है कि कौन ऐसा बच्चा है जो शाय है, कौन एक्टिव है, कौन रिफ्लेक्टिव है ना। तो उसको ये ऑब्जर्व करना है, फिर उनकी इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग उनको पार्टिसिपेशन कराना है, उनकी नीड्स को फुलफिल करना है। देन प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट फॉर ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चाओं के लिए उनको क्या करनी है, ट्रेनिंग देनी है और उनको समर्थन देना है, अपना सपोर्ट देना है। देन मॉडल इंटरेक्शन, सेट ग्राउंड रूल्स एंड ऑफर कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज, कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज को प्रमोट करना है, ठीक है। और साथ ही जो भी ग्रुप इंस्ट्रक्शंस होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको पहले ही बच्चे के सामने रख देना है, ताकि बच्चे जो है बिना एक दूसरे की चीज़ों का उल्लंघन किए, है ना, अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए। सो इस तरीके से एक टीचर बच्चे की भागीदारी को बढ़ा सकता है। इफेक्टिव ग्रुप वर्क, इसमें क्या है, फीचर्स ऑफ इफेक्टिव ग्रुप वर्क इंक्लूड, किस ग्रुप को हम प्रभावी कहेंगे, जब उसमें क्या होगा, बच्चे आपस में क्वेश्चंस पूछ सके, है ना, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पीयर, एक दूसरे से की हेल्प करे या एक दूसरे से हेल्प ले, मदद मांगे, प्रोवाइडिंग डिटेल्ड हेल्प एंड एंश्योरिंग अंडरस्टैंडिंग, है ना, समझ सुनिश्चित करे, उसी को हम प्रभावी ग्रुप वर्क कहते हैं, इफेक्टिव ग्रुप वर्क कहते हैं, जहां ये सारी चीजें इंक्लूड होती है कि बच्चा खुल करके क्वेश्चनिंग करे, है ना, अगर हेल्प की जरूरत है तो बिना हिचकिचाए हेल्प मांग ले, है ना, और दूसरा बच्चा उसको अच्छे से हेल्प भी करे। तो ये सारी चीजें अगर ग्रुप में है, ग्रुप में जहां बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसको हम इफेक्टिव ग्रुप वर्क कहेंगे, है ना, कि इफेक्टिव है ये ग्रुप। नाउ हम सेकंड मेथड की ओर बढ़ते हैं, पहला हमने कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा मेथड इसमें जो हम आज जानेंगे वो है लर्निंग थ्रू डिस्कवरी, या डिस्कवरी मेथड या इंक्वायरी मेथड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बिल्कुल बने हैं यहाँ से। ये सारे ही मेथड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम अब सीख रहे हैं। So discovery learning is an inquiry based instruction method developed by जेरोम ब्रूनर इन 1960s, ठीक है। जो खोज आधारित अधिगम है, या फिर जिसको हम डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं, इसको डिस्कवर किया था, इसकी शुरुआत किसने करी थी, जेरोम ब्रूनर ने करी थी। It emphasizes learning through problem solving where student use their own experience and prior knowledge। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बच्चे क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस और प्रीवियस नॉलेज के आधार पर वो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रिंसिपल्स है डिस्कवरी लर्निंग के, ये आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा चुके हैं कि कौन सा निम्नलिखित में से प्रिंसिपल नहीं है, सिद्धांत नहीं है, ठीक है, खोज आधारित अधिगम का। तो एक एक आपको ये फिंगर टिप्स पर याद होना चाहिए, फिंगर टिप्स पर आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी कि अगर आप डिस्कवरी लर्निंग करना चाहते हैं तो सबसे पहला तो प्रिंसिपल यही है, सिद्धांत यही है कि आप एक्टिव हो, है ना, सक्रिय रूप से काम करें। देन सेकंड वन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, कि यहाँ पर आपको लॉजिकल थिंकिंग करनी है अगर आप डिस्कवरी लर्निंग करना चाहते हैं, लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम नोन टू अननोन,
डिस्कवरी लर्निंग में हमें क्या पता है और क्या हम जानना चाहते हैं उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना होता है ना। प्रायर नॉलेज के आधार पर हम जो नहीं जानते उसको खोजना होता है। सो प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम नोन टू अननोन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल एक्सपीरियंस एंड द लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ फॉर सर्चिंग अल्टरनेटिव्स, कि हमें क्या करना है कि जिस भी टॉपिक के बारे में हम इंक्वायरी कर रहे हैं, डिस्कवरी कर रहे हैं, तो हमें उसके डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को देखने हैं, जो सबसे बेस्ट होगा उसको चूज करना है। ठीक है, सो ये थे प्रिंसिपल्स किसके, बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्विंग के नहीं, डिस्कवरी लर्निंग के। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, स्टूडेंट्स एक्टिंग एज साइंटिस्ट टू इम्प्रूव फ्लावर्स क्वालिटी। ये यहाँ पर इसका एग्जांपल बताया गया है कि अगर बच्चे में हम डिस्कवरी लर्निंग से कुछ पढ़ाना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको साथ साथ क्लियर करने चाहती हूँ कि डिस्कवरी लर्निंग प्राइमरी लेवल पर उतना हेल्पफुल नहीं होता है जितना कि अपर प्राइमरी लेवल में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आ जाता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान, इसके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टेप्स, इसके कौन कौन से चरण हैं, है ना, जिनको हमें फॉलो करना होता है। अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है, समस्या आ जाती है, तो उसका समाधान हम कैसे करेंगे, इन स्टेप्स को फॉलो करके। कौन कौन से, पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, कि सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है ना। सो पहले क्या करेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। प्रॉब्लम अराइजेज फ्रॉम स्टूडेंट्स एक्टिविटीज एंड एनवायरमेंट एक्टिविटीज, कि प्रॉब्लम आती कैसे सामने है कि जब बच्चा कुछ गतिविधि करेगा, है ना, कोई एक्टिविटी करेगा, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसके सामने कुछ ऐसी चीजें आएगी जिसको वो नहीं जानता है, उसको सोल्व नहीं कर पा रहा है। स्टूडेंट्स शुड आइडेंटिफाई एंड क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम, तो सबसे पहला स्टेप यही है कि उसको आइडेंटिफाई करो, देन डिफाइन करो। सेकेंड स्टेप क्या होगा, हमने पता कर लिया कि हमारी समस्या क्या है, फिर हम करेंगे उसका विश्लेषण, उसको एनालिसिस करेंगे, है ना। सो द प्रॉब्लम शुड बी प्रॉपरली एनालाइज्ड, उसको सही तरीके से विश्लेषण कर लेना है कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स है ना, डिटेल में उसको समझेंगे। देन थर्ड है स्टेटिंग रिलेशनशिप, संबंधों की स्थापना, क्लियरली स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट, कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ वो कैसे रिलेटेड है, उसका रिलेशनशिप हमें जानना है उस प्रॉब्लम का। देन फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, परिकल्पना तैयार करना, इनका ना सीरीज आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये स्टेप्स है, एक को फुलफिल करने के बाद हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो एग्जाम में ऐसे भी आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा उसका स्टेप नहीं है या फिर इसके बाद कौन सा स्टेप आता है, तो आपको ये नाम एज इट इज याद रहने चाहिए। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना तैयार करना, हमें इसमें यह देखना है कि कौन कौन से जो हमारे समाधान को या सॉल्यूशन को हेल्प अचीव करने में हेल्पफुल होती है, जो जो चीजें, उनको हम यहाँ पर सोच लेंगे, है ना, कि हम अगर ये करेंगे तो ये रिजल्ट निकलेगा, है ना, ऐसा करेंगे तो ये रिजल्ट निकल के सामने आएगा। फिर हम उनमें से एक बेस्ट जो ऑप्शन है, अल्टरनेटिव है, उसको चूज करने के बाद टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, उसको क्या करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे, जो हमने हाइपोथेसिस बनाई कि क्या वो सही थी या फिर नहीं, हमारी प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो पाई या फिर नहीं। ठीक है, देन वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट, यहाँ तो हमने टेस्ट कर लिया हाइपोथेसिस, अब अपने रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे, परिणाम की सत्यता जांचेंगे। द सॉल्यूशन शुड बी वेरीफाइड मल्टीपल टाइम्स टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द हाइपोथेसिस, कि जो हमने परिकल्पना की थी, है ना, वो यहाँ पर वैलिड है कि नहीं, उसको यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स उसको वेरीफाई करना होता है। तो ये 6 स्टेप्स है। सबसे पहला कौन सा, एक बार फिर से देख लो, कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको एनालिसिस करना, फिर उसका जो विभिन्न डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ रिलेशन है उसको देखना, फिर हाइपोथेसिस बनाना, फिर हाइपोथेसिस को क्या करना, टेस्ट करना, देन वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट। तो ये 6 इसके स्टेप्स है, आपको याद होने चाहिए। अब देखते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कराने के लिए बच्चों को एक टीचर की उसमें क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है।
सो पहला तो यही है कि क्रिएट द प्रॉब्लम सिचुएशन, बच्चे के सामने वो समस्या की स्थिति बनाए ताकि बच्चा फिर इसको सोल्व करने की तरफ एक्टिव हो, है ना। तो सबसे पहले तो बच्चे को सिचुएशन में डालना है जहां वो सोचे, तर्क करे। देन क्रिएट ए फियर फ्री एटमोस्फेयर इन क्लास, कि बच्चे बेझिझक भय मुक्त वातावरण तैयार करें जिसमें बच्चे जो है खुल करके जो चाहे वो पूछ सकते हैं। Then assist students in perceiving, defining and stating the problem. छात्रों को समस्या को समझाने, उनको परिभाषित करने और बताने में सहायता करें एज ए टीचर। हेल्प स्टूडेंट्स एनालाइज द प्रॉब्लम, छात्रों को समस्या का विश्लेषण करने में आपको मदद करनी है। Encourage students to formulate and test hypotheses, and the last one is help students develop critical thinking, open mindedness and a spirit of inquiry and discovery। तो ये सारे क्या है, टीचर के रोल है, क्या क्या एक टीचर को करना होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को अप्लाई करते समय। फोर्थ आता है हमारा लास्ट टॉपिक आज का, लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग, अर्थ निर्माण के रूप में अधिगम। देखो, जब मीनिंग मेकिंग की बात आती है, हम किसी भी कुछ भी हम सीखते हैं, जब हम उसका अर्थ निकालते हैं, उसका मीनिंग मेकिंग करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो निभाता है कि हम किसी चीज को कैसे समझेंगे, वो डिपेंड करता है हमारे परसेप्शन पर, हमारी धारणा पर, है ना। कि जो हम उसके बारे में पहले से जानते हैं, जैसा उसके बारे में सोचते हैं, हम उसके बारे में वैसी ही धारणा बनाते हैं। सो परसेप्शन वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सबकी धारणा, सबके परसेप्शन अलग अलग होते हैं। हर एक सिंगल चीज को लेकर के कोई अलग सोचेगा, कोई अलग सोचेगा, है ना। एंड कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम देयर एक्शंस, हमें कैसे पता चलेंगे, उनके एक्शन से हम समझ सकते हैं कि इसका इस प्रॉब्लम को लेकर किस तरह का परसेप्शन है, या इस चीज को लेकर के कैसी उसकी धारणा है। फॉर एग्जाम्पल, इसे हम अगर एग्जाम्पल से समझे, तो जब बारिश आती है, आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, हाय राम बारिश आ गई, चलो चलो जल्दी से कहीं अंदर बैठते हैं आराम से, है ना, बाहर तो बारिश है। तो वो क्या करेंगे, आश्रय लेते हैं ना, जैसे कहीं जा रहे हैं, रास्ते में बारिश आ गई तो कुछ क्या करेंगे, दौड़ करके किसी शेल्टर को ढूंढ के उसके नीचे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दूसरा क्या है, दूसरे वे लोग होते हैं जो बारिश में ही चलना पसंद करेंगे, डांस करने लगते हैं सड़क पर, है ना। डांस तो कम ही करते हैं, वो तो सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है ज्यादा कि मैं नाचू आज छम छम छम, है ना। तो ज्यादातर बारिश में चलना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो ये कैसे हुआ डिफरेंशिएट कि भाई एक ही चीज थी, उसको लेकर के अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से सोचा। तो ये डिपेंड करता है उनके परसेप्शन पर, उनकी धारणा पर, कि वो कैसे डिसीजन लेते हैं। परसेप्शन एंड मीनिंग, डिफरेंट पीपल परसीव द सेम सिचुएशन डिफरेंटली। अभी हमने बात करी कि विभिन्न लोग जो है एक ही स्थिति को अलग अलग तरीके से देखते हैं। एंड असाइन डिफरेंट मीनिंग बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस, अजम्पशंस एंड पर्पस, और अपने पुराने एक्सपीरियंस की प्रीवियस एक्सपीरियंसेस और अपनी मान्यता उद्देश्यों के आधार पर उसका अर्थ अलग अलग सभी निकालते हैं। We do not change our perception unless they fail to meet our purpose, कि हम जब तक अपनी धारणा को नहीं बदलते जब तक कि वो गलत साबित ना हो जाए, है ना। कि अगर हमें किसी ने बता दिया कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में कि भाई ये लोग अच्छे नहीं होते, तो हम वैसे तब तक वैसा मानते रहेंगे जब तक हमारी धारणा खुद से गलत ना साबित हो जाए। कि हम किसी, मान के चलो कि आपके बड़ों ने कह दिया कि भाई ये कम्युनिटी के साथ दोस्ती नहीं करना, है ना, ये अच्छे लोग नहीं होते, तो आप वही मानते रहोगे जब तक कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलकर उसके अच्छे दोस्त ना बन जाओ, है ना, कि भाई ये ऐसा नहीं होता। तो जाहिर सी बात है, जब तक हमारा परसेप्शन चेंज नहीं होगा, जब तक हम उसमें फेल नहीं हो जाते, ठीक है। लर्निंग इज द एबिलिटी टू चेंज और रिजेक्ट इनएप्रोप्रिएट परसेप्शन एंड डेवलप न्यू वर्केबल मीनिंग। अधिगम क्या करता है, जो अनुचित धारणाएं होती है उनको बदलने का काम करता है और नए क्रियाशील अर्थ विकसित करने में मदद करता है। मीनिंग मेकिंग मेथड में एक टीचर का क्या रोल है, वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। So first one is understand previous experiences, interest, attitude and personality characteristics of each student before initiating any learning activity। हम कोई भी लर्निंग एक्टिविटी कराने से पहले एज ए टीचर ये देखेंगे कि बच्चे के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस उस चीज़ को लेकर कैसे है, उनका इंटरेस्ट
उसमें है कि नहीं है, एटीट्यूड कैसा है उसको लेकर के, है ना, वो सब चीजें देख करके ही हम अपनी गतिविधि को शुरू करेंगे। सेकंड है क्रिएट ए कॉन्जीनियल एनवायरमेंट इन द क्लासरूम फॉर स्टूडेंट्स टू फ्रीली एक्सप्रेसिव देयर व्यू पॉइंट। हम स्वतंत्र रूप से बच्चे को अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रोवाइड करेंगे एज ए टीचर। एंड देन रिकॉर्ड ईच स्टूडेंट परसेप्शन ऑन द ब्लैक बोर्ड फॉर विजिबिलिटी टू ऑल स्टूडेंट्स, कि बच्चे ने जो परसेप्शन जिस उस एक्टिविटी से रिलेटेड बताया उसको हम बोर्ड पर नोट डाउन करेंगे सभी बच्चों के, ठीक है, कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपने क्लास में पढ़ाना है कि सोर्सेज ऑफ वाटर पढ़ाने हैं, कि हमें पानी कहाँ से मिलता है ना, तो आप बच्चों से पूछेंगे। अब बच्चे का परसेप्शन पहले से होगा कि भाई हमें तो टैब से पानी मिलता है, हमारे घर तो टैब से ही आता है। किसी ने देखा कि बारिश से पानी आता है, वो बताएगा कि मैम हमें बारिश से मिलता है पानी, रेन से मिलता है हमें। कोई कहेगा जो जहां से बिलोंग करता है ना, कि वहां कुएं से पानी निकालते हैं, तो बताएगा मैम कुआं होता है पानी का सोर्स, तो वहां से हमें मिलता है पानी। तो आप जिससे जो जो उनके व्यू पॉइंट्स होंगे उनको सुनेंगे और ब्लैक बोर्ड पर नोट करेंगे, ठीक है। अब तो समझ गए होंगे ना कैसे हम बात कर रहे हैं इसका। देन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन देयर व्यू पॉइंट, कि बच्चे को हम इतना जो है अवसर देंगे कि वो अपने व्यू पॉइंट्स को सामने रख पाए। सो ये एज ए टीचर आपका रोल था मीनिंग मेकिंग मेथड को यूज करते वक्त। अब दोस्तों यहां तक आपका ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। जो हम मेथड्स ऑफ लर्निंग सीख रहे थे वो यहाँ कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम टीचिंग, अभी लर्निंग हमने कंप्लीट कर लिया, कल की क्लास से आपका टीचिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो लर्निंग एंड टीचिंग आपकी पूरी यूनिट चल रही है, जिसमें हमने लर्निंग को बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लिया है। सो गाइज, आई होप कि आपको क्लास पसंद आई है और सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है, समझ आ रही है। सो if you like the video, please like the video and share with your friends. So and subscribe the channel, please press the bell icon. मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।